नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है बाजार के 5 दिन। इसमें हम बीते हफ्ते के निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी चार्ट का अध्ययन करेंगे, उसके शीर्ष फायदे वाले और शीर्ष नुकसान वाले शेयरों की भी बात करेंगे। बताएंगे आपको कौन से सेक्टर ऐसे रहे जिन्होंने पिछले हफ्ते में काफी धमाल मचाया। वीडियो के अंत में हम आपको एक शेयर इन फोकस बताएंगे जिस पर आने वाले समय में आप नजर रख सकते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी, आपकी और हमारे देश की शान निफ्टी 50 की। इसने सोमवार 23 अगस्त को 16,549 पॉइंट से अपनी रैली प्रारंभ की और 25 तक ये लगातार बढ़ती गई। उसके बाद थोड़ी सी इसमें गिरावट आई और अंत में इसने 16,705 पर अपनी क्लोजिंग दे दी। इसी बीच इसने 16,722 का लाइफ टाइम हाई भी टच किया और कुल 156 पॉइंट की बढ़त इसने पूरे इस 5 दिन में बनाई है। इन 5 दिनों में निफ्टी 50 ने 3 दिन हरियाली में और 2 दिन ललियाली में अपनी क्लोजिंग दी। बात करें इसके आरएसआई लेवल की तो ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है और 72 के आसपास इसका आरएसआई चल रहा है। अगर बुलिंजर बैंड की बात करें तो पिछला हफ्ता बुलिंजर बैंड के अपर लेवल से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, यानी कैंडल जितनी भी बनती जा रही हैं वो सारी बुलिंजर बैंड के मिडिल लेवल की तरफ अग्रसर है। यानी मार्केट का बुलिश नेचर कम हो रहा है और धीरे धीरे ये बेयरिश मोड में जा रहा है। इसको अगर हम MACD चार्ट पैटर्न पर देखें तो धीरे धीरे बेयरिश क्रॉसओवर मजबूत हो रहा है और काफी नजदीक आ चुका है। केवल 14 पॉइंट का गैप दोनों में रह गया है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में बुलिश क्रॉसओवर नीचे चला जाए और बेयरिश क्रॉसओवर ऊपर आ जाए तो मार्केट के गिरने के चांसेस अगले हफ्ते में बन रहे हैं। बात करें अगर इसके एक हफ्ते में सबसे ज्यादा बढ़त बनाने वाले शेयरों की तो इसमें पहला नंबर आता है हिंडाल्को का। इसने 8.49% के आसपास तेजी दिखाई है, जो लगभग 34 पॉइंट के आसपास होती है। दूसरे नंबर पर रहा बजाज फिनसर्व, इसने 8.13, ONGC 5.85, अडानी पोर्ट 5.79 और HDFC लाइफ ने 5.43% की तेजी इस हफ्ते में दिखाई है। बात करें अगर पिछले हफ्ते के टॉप लूजर्स की तो गिरने वाले शेयरों में नंबर 1 पर रहा मारुति सुजुकी, जिसने 3.30% के आसपास की कमी दिखाई है, जो लगभग 226 पॉइंट के आसपास बैठती है। दूसरे नंबर पर रहा भारती एयरटेल, जिसने 3.02% के आसपास की गिरावट दर्ज की है। तीसरे नंबर पर टाइटन कंपनी ने भी लगभग 3% के आसपास की गिरावट दर्ज की। उसके बाद एशियन पेंट ने 2.45%, पावर ग्रिड ने 2.38%, ग्रासिम इंडस्ट्री ने 1.77% और ITC ने भी लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज की है। बात करें अगर निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक ने भी पिछले 5 दिनों में 3 दिन हरियाली में और 2 दिन ललियाली में अपनी क्लोजिंग दी है। अगर इसकी RSI लेवल की बात करें तो इसका RSI लेवल काफी मध्यम लेवल पर है और 52 के आसपास चल रहा है। बात करें अगर इसके बुलिंजर बैंड की तो बुलिंजर बैंड सिकुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी निफ्टी बैंक में तेजी आने की प्रबल संभावना बन रही है। बात करें इसके कैंडल की तो पिछले हफ्ते में सारे के सारे कैंडल इसके मिडिल बुलिंजर लेवल पर बने थे और अगर इसे MACD चार्ट पैटर्न पर देखें तो इसके बेयरिश क्रॉसओवर में कमी आ रही है और वहीं पर बुलिश क्रॉसओवर खासा मजबूत हो रहा है। अभी भी अंतर हालांकि 40 पॉइंट का चल रहा है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि अगले हफ्ते में इसमें तेजी आ सकती है। बात करें अगर बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल की तो सबसे पहला प्रतिरोध इसको 35,888 पर सामना करना पड़ सकता है। दूसरा प्रतिरोध इसका 36,742 पे और तीसरा प्रतिरोध इसका 37,223 पर है, जो वीकली बेसिस पे आ रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट इसको 34,553 पर मिल रहा है। इसके बाद 34,072, उसके बाद 33,218 पर इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी खासा मजबूत है और बुलिश मोड में जा रहा है। अगर इसके पिछले हफ्ते के सबसे चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो ICICI बैंक ने लगभग 2.80% के आसपास की तेजी दिखाई है, जो लगभग 19 पॉइंट के आसपास बैठती है। दूसरे नंबर पर रहा HDFC बैंक, जिसने 2.22, तीसरे नंबर पर IDFC फर्स्ट बैंक, जिसने 1.67, एक्सिस बैंक, PNB, SBI, इंडसइंड और कोटक महिंद्रा बैंक रहे। अगर बात करें पिछले हफ्ते के गिरने वाले शेयरों की तो फेडरल बैंक ने सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की, इसने लगभग 2.44% के आसपास गिरावट दिखाई है। अगर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसने भी 1.22% की गिरावट दिखाई है और बंधन बैंक भी 0.74% की गिरावट के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। तो आइए अब बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज ग्रोथ की। तो सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में इस समय चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसने 2.43% की तेजी दिखाई है। इसके बाद नंबर आता है बैंक का, जिसने 1.04% की तेजी बरकरार रखी है। गिरने वाले सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की है पेट्रोलियम सेक्टर ने। उसके बाद नंबर आता है ऑटो सेक्टर का। तो दोस्तों सेक्टर का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जिस सेक्टर में मूवमेंट लगातार अपसाइड में चल रही है उसमें अगर आप निवेशित रहेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। दोस्तों अगर आप बात करें शेयर इन फोकस की तो आज इस सेगमेंट में हमने चुना है कोटक महिंद्रा बैंक को,
क्योंकि इसमें एक खास न्यूज निकल के आ रही है जो आपको आने वाले समय में प्रभावित कर सकती है। क्या है वो न्यूज, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी पर। तो ये 3,39,000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 1714 के आसपास चल रहा है। इसने 52 हफ्तों में 2049 का हाई भी लगाया था, जबकि 1231 रुपए का लो भी लगाया था। स्टॉक पी की बात करो तो 34.2 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 428 रुपए है। आरओसी की बात करो तो 6.49%, आरओई की बात करें तो 13.1% है, जबकि फेस वैल्यू इसकी 5 रुपए के आसपास है। अगर डेप्ट की बात करें तो 3,26,000 करोड़ इसका डेप्ट है। रिजर्व की बात करें तो 83,346 करोड़ रुपए इसके पास रिजर्व है। कोटक महिंद्रा बैंक आपको विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराती है। बैंकिंग के साथ साथ ट्रेजरी से संबंधित कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकिंग, व्हीकल फाइनेंस, एडवाइजरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के सर्विसेज को भी ये प्रोवाइड कराती है। अगर इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 4 गुना से भी अधिक पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 9.98 का खराब सेल्स ग्रोथ भी दर्ज किया है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी कम है, वो 13.32% के आसपास है पिछले 3 साल में। इसके अगर लायबिलिटी की बात करें तो 2,41,000 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लायबिलिटी बनती है। कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को भी कैपिटलाइज कर रही है और इसके अर्निंग में अदर इनकम 24,789 करोड़ की भी दिखाई जा रही है और प्रमोटर होल्डिंग भी पिछले 3 साल में डिक्रीज हुई है 4% के आसपास। बात करें अगर कंपनी के पिछले एक दिन के चार्ट पैटर्न की तो पिछले दिन में इसने 15 पॉइंट के आसपास तेजी दिखाई। बात करें अगर इसके पिछले एक माह के चार्ट पैटर्न की तो पिछले एक माह में कंपनी ने अपने निवेशकों को 3.64% के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल की बात करें तो इसने 16.76% का रिटर्न दिया है। लेकिन एक खबर ऐसी आ रही है जिससे इस कंपनी पर खासा प्रभाव पड़ सकता है। वो खबर क्या है, चलते हैं सीधे खबर पर कि सेबी ने कोटक महिंद्रा एएमसी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उस पर 6 महीने के लिए नई फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान एफएमपी लाने पर रोक लगा दी है। पूंजी बाजार नियामक ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह 6 एफएमपी योजनाओं के यूनिट धारकों से लिए गए निवेश प्रबंधन और परामर्श शुल्क का एक हिस्सा 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ वापस करें। मामला कंपनी द्वारा कुछ एफएमपी में निवेश से जुड़ा हुआ है। कोटक एएमसी ने इन एफएमपी पर एसएल ग्रुप की इकाइयों द्वारा जारी जीरो कूपन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में निवेश किया था। सेबी ने कोटक एएमसी की ओर से एसएल समूह की इकाइयों में निवेश का फैसला लेते समय जोखिम मूल्यांकन की जांच में खामियां और ढीला रवैया पाया। दरअसल कोटक महिंद्रा ने कुछ कंपनियों के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय क्रेडिट जोखिम, तरलता और ब्याज दर जोखिम जैसे विभिन्न जोखिम मापदंडों का विश्लेषण ही नहीं किया था। सेबी ने अपने 84 पन्नों के आदेश में कहा है कि कंपनी जांच करने में नाकाम रही और साथ ही अपने निवेशकों को सही समय पर 6 एफएमपी योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी देने में विफल रही। इसलिए कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया है कि वो अगले 6 महीने तक कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस खबर को जानने के बाद आपको इस शेयर में क्या करना चाहिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले हफ्ते से हर शुक्रवार रात 9 बजे इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।